हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग वाटसन और क्रिक के डीएनए मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। जैसे डीएनए का सूत्र एक दूसरे से उलझ जाता है, उसी तरह से ये टॉपिक हमारे दिमाग में उलझ जाती है। एक सर्व की तरह एक संरचना बना लेती है जिसे तोड़ पाना बड़ा असंभव हो जाता है। एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हम लोग पूरी अपनी एनर्जी अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने एग्जाम में, अपने दोस्तों में, अपने स्कूल में तहलका मचा सकें, टॉप कर सकें। इस कड़ी में मैं आपका पूरी तरह से साथ दे रहा हूं अपनी छोटी छोटी टॉपिक्स के द्वारा, आपको समझा के, आपको पढ़ा के। और आज की टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे वाटसन और क्रिक का मॉडल डीएनए, है ना। डीएनए के बारे में पिछली वीडियो में आपको बताया गया था, सजेस्ट किया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो जाके देख लीजिएगा। डीएनए के बारे में आपने समझा था कि डीएनए जो होता है, पहले कोशिका, अगर हम डीएनए के बारे में समझें तो पहले कोशिका होती है। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्रोमेटिन धागे टूटकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं और क्रोमोसोम के अंदर एक उलझी हुई संरचना पाई जाती है, इसे कहते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब इसके अंदर होता है जीन और जीन के अंदर होता है उसके जेनेटिक कोड। इतनी प्रोसेस को हम लोगों ने पिछले वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा था। आज हम लोग डीएनए के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। अब आप समझिए कहां से ये मॉडल स्टार्ट होता है और कहां से हम लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना है। ये मॉडल तब स्टार्ट होता है, या कह सकते हैं ये संरचना तब बनती है जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी बला आ गई, कोशिका विभाजन। तो कोशिका, हमारे शरीर में निरंतर कोशिकाएं बनती रहती है, जन्म लेती रहती हैं और कुछ कोशिकाएं मरती रहती हैं। कोशिकाओं के निरंतर डेवलपमेंट के कारण एक बेबी में, कह सकते हैं एक शरीर में धीरे धीरे निरंतर वृद्धि होती रहती है। और उस वृद्धि में, या कह सकते हैं उस कोशिका विभाजन के दौरान सबसे पहले क्रोमेटिन धागे, यहां पे जो मैंने मिटा दिया, क्रोमेटिन धागे टूटकर क्रोमोसोम के रूप में जब बन जाते हैं तो क्रोमोसोम की संख्या डबल होने के लिए, इसके अंदर आपको बताया गया था, इसके अंदर सर डीएनए होता है, डीएनए होता है। तो सबसे पहले डीएनए डबल होगा, उसके बाद क्रोमोसोम डबल होंगे, उसके बाद जो होता है न्यूक्लियस डबल होगा, उसके बाद तब जाके सेल डबल होगी। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, फिर से समझिए। सबसे पहले कोशिका जब विभाजित होती है तो भैया पहले कोई घर, मान लीजिए कोशिका छोड़ दीजिए, कोई घर मान लीजिए, ये घर है। तो घर में बंटवारा कैसे होता है? क्या भैया घर अपने आप टूट के दो भागों में बढ़ जाता है, भैया तू उधर हो जाइए हम इधर हो जाते हैं? ऐसा नहीं ना। होता क्या है कि इसके अंदर जो परिवार है पहले झगड़ा झंटा स्टार्ट करता है, और जब झगड़ा उगड़ा स्टार्ट हो जाता है तो परिवार में क्या होता है कि जो मेन मुखिया होता है वो मुखिया एक इधर हो जाता है, एक इधर, भैया आप अलग बनाइए खाइए, हम अलग बनाएंगे खाएंगे। अब चूंकि मुखिया जब दोनों अलग हो गए हैं, सेल के अंदर की बातें बता रहे हैं, दोनों मुखिया अलग हो गए हैं तो ये अपना अपना परिवार अपने तरीके से बना लेते हैं। अर्थात इसी तरह से कोशिका विभाजित होती है और सबसे पहले इसका न्यूक्लियस विभाजित होता है, और न्यूक्लियस से पहले समझिए इसके अंदर जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं वो विभाजित होते हैं। अर्थात सबसे पहले क्रोमेटिन धागे विभाजित हुए, फिर उसका न्यूक्लियस विभाजित हुआ, और न्यूक्लियस जब विभाजित हुआ, दो परिवार बट गए तो बीच में एक दरार पड़ जाती है और दोनों न्यूक्लियस अलग अलग पार्ट को लेके बढ़ जाते हैं। अर्थात एक सेल दो भागों में बढ़ जाती है। अब सेल विभाजित हो गया तो भैया जितनी सेल के अंदर क्षमता थी वो सारी चीजें डबल करनी होती है, जो दोनों सेल हुई है उसको बराबर बराबर देने के लिए। अब ऐसा करने के लिए इसका जो न्यूक्लियस के साथ साथ इसका क्रोमेटिन धागा जब डिवाइड होने लगता है तो डीएनए की ऐसी संरचना बनाता है। क्योंकि दोनों सेल्स में बराबर बराबर गुणसूत्र होने चाहिए, इसलिए यह डीएनए विभाजन के लिए तैयार होता है और एक दूसरे से एक हेलिक्स मॉडल अर्थात सर्पिलाकार मॉडल बना लेता है।
और बनाने के बाद दोनों खंड एक दूसरे से कुछ समय बाद अलग हो जाते हैं, एक खंड अलग और दूसरा खंड अलग। अब ध्यान देने वाली बात है, जब दोनों डंडे अलग हो जाते हैं तो इनके पास एक जादुई शक्ति होती है, कह सकते हैं एक गजब की शक्ति होती है कि प्रत्येक डीएनए पे जो लगा हुआ कोड था, आनुवंशिक कोड जिसे हम ये कहते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये अपने आप अपने अपोजिट डायरेक्शन वाले कोड को धारण कर लेता है, अपने आप एक नए डंडे का निर्माण हो जाता है। अर्थात एक डंडा इधर से विभाजित हुआ, कहीं दूसरी सेल में चला गया या दूसरी तरफ चला गया, एक दूसरी सेल में है, इसके कोड अपने आप आधे अपने आप एडेनिन की जगह थायमिन, ग्वानिन की जगह साइटोसिन अपने आप एक नए डंडे का निर्माण कर लेंगे। इस तरह से पूरे डीएनए का विभाजन डुप्लीकेशन होता है और इस डुप्लीकेशन को, इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को समझाया सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने। कितने सन में बाबू? 1953 में। और ये जो मॉडल प्रस्तुत किया इसे कहा त्रियामी प्रारूप, अर्थात डीएनए का त्रियामी प्रारूप। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी कि ये कैसे और क्यों स्टार्ट होता है। ये जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तो दोनों कोशिका में बराबर बराबर क्रोमोसोम होने के लिए इसका डीएनए पहले विभाजित होने लगता है, अर्थात डुप्लीकेशन करके नए डीएनए का निर्माण करता है। बातें क्लियर हुई। और इसको सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया बाबू? तो वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया। कितने सन में किया? 1953 में, 1953 में किया। बातें यहां तक क्लियर हुई, कहानी समझ में आई। अब आपको पूरी चीजें समझ में आएगी। अर्थात ये जो डीएनए बनाया गया, वाटसन और क्रिक ने जब ये डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया तो इसी के बारे में समझाया और इसी के बारे में आपसे 6 से 8 नंबर में पूछता है एग्जाम में, समझने के लिए कि आप मुझे समझाइए कि वाटसन और क्रिक ने क्या समझाया। तो आप पहले समझिए तब ना समझाएंगे बाबू। समझिए, स्टार्ट करते हैं। डीएनए आपको बताया गया था पिछली वीडियो में कि 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा, दूसरा फास्फोरिक अम्ल और तीसरा नाइट्रोजनी बेस। एक और चीज बताई गई कि इन दोनों पार्ट का कोई विभाजन नहीं होता, अर्थात डीऑक्सीराइबोज शर्करा का कोई विभाजन नहीं, फास्फोरिक अम्ल का भी कोई विभाजन नहीं, ये सब लूप्स का फॉर्मेशन करती है। नाइट्रोजनी बेस विभाजित होकर 2 भागों में टूटता है, अर्थात 2 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं, एक प्यूरीन नाइट्रोजनी बेस और दूसरा पिरिमिडीन। क्लियर रखिएगा, कितने प्रकार के नाइट्रोजनी बेस? एक प्यूरीन, दूसरा पिरिमिडीन, अर्थात 2 प्रकार के। और दोनों ये जो प्रकार है नाइट्रोजनी बेस के, ये कुछ कोड का धारण करते हैं। ये आनुवंशिक कोड है और इस कोड को कहा जाता है एडेनिन। एडेनिन, इसको कहा जाता है ग्वानिन। ग्वानिन, इसे कहा जाता है थायमिन, हिंदी में लिखते हैं थायमिन, और इसे कहा जाता है साइटोसिन। बातें क्लियर हुई? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। कितने नाइट्रोजनी बेस? 4। और यहां नाइट्रोजनी बेस 2, एक प्यूरीन, दूसरा पिरिमिडीन। इन दोनों के पास 2-2 कोड, एक एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। क्लियर हुई? अब आप इस प्रोसेस को समझ गए तो आधा डीएनए आपकी मुट्ठी में, आप बेहतर ढंग से समझा लेंगे। आप समझिए इस बात को। एडेनिन, प्यूरीन और पिरिमिडीन जो 2 नाइट्रोजनी बेस होते हैं, ये पूरे हेलिक्स अर्थात डंडे का निर्माण करते हैं और बीच में, डंडों के बीच बीच में लगे होते हैं। यही आनुवंशिक कोड होती है जो आप माता पिता से उसकी संतान में या हमसे हमारी संतान में पहुंचेंगे। सेम ऐसे ही ये कोड होते हैं और यही कोड चेंज हो जाते हैं, हर एक प्राणी में चेंज होते हैं। तो लोग बोलते हैं भैया कि किसी भी प्राणी का डीएनए समान नहीं है इन कोड के कारण। इस बात को ध्यान रखिए। अब ये कोड हमेशा एक चुंबक, जैसे आप मैग्नेट देखे ना, मैग्नेट को अगर बीच से तोड़ देंगे तो वहीं से अगर जोड़ना चाहेंगे तो वो एक दूसरे को जोड़ता नहीं है, प्रतिकर्षित करता, दूर भेजता है। ठीक उसी तरह से ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं जुड़ते और ये भी दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़ते, हमेशा ये ऊपर नीचे की तरफ जुड़ते हैं। और आपको बताया गया था कि एडेनिन जब भी जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बंध थायमिन से जुड़ता है और साइटोसिन जब भी जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बंध ग्वानिन से जुड़ता है। पिछली वीडियो में दिखाया गया था, फिर से जाके देख लीजिएगा आप। क्लियर रखिएगा इस पॉइंट को।
अब आते हैं इस टॉपिक पे, अर्थात ये जो डीएनए का हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत हुआ, इसे बताया गया कि इसमें 3 प्रकार के अणु पाए जाते हैं। पहली पॉइंट आप समझाएंगे क्या कि पूरे डीएनए मॉलिक्यूल में 3 प्रकार के अणु पाए जाते हैं, आप नाम जानते हैं। बातें क्लियर हुई। दूसरा पॉइंट समझाएंगे कि जो दोनों डीएनए का लूप होता है, ये वाला लूप और ये, अर्थात ये लूप जो दोनों सर्पिला आकार संरचना धारण करता है, इन दोनों लूप के बीच की दूरी कितने एंगस्ट्रम? 20 एंगस्ट्रम। अर्थात जब एक डीएनए दूसरे डीएनए के साथ हेलिक्स करता है, कुंडलित होता है, नया डीएनए का निर्माण करने की कोशिश करता है, तो उन दोनों लूप के बीच की दूरी बाबू 20 एंगस्ट्रम के आसपास होती है। बातें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर जो नाइट्रोजनी बेस, ये जो डंडे लगे होते हैं, डीएनए जब अपना एक चक्कर पूरा करता है तो एक चक्कर पूरा करने में 9 से 10 डंडों के आसपास की दूरियां पूरी कंप्लीट होती है। आपको 8, 9, 10 से मतलब नहीं लेना है, आपको बस ये याद रखना है कि एक चक्कर कंप्लीट करने में डीएनए को 34 एंगस्ट्रम के आसपास की दूरियां लगती हैं। बातें क्लियर हुई? अर्थात ऊपर के लूप की दूरियां 20 एंगस्ट्रम और एक चक्कर पूरा करने में कितने एंगस्ट्रम? तो 34 एंगस्ट्रम। 2 पॉइंट मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बताई, बहुत छोटी छोटी है, यही आपको समझाना है बाबू। अर्थात 34 एंगस्ट्रम यहां पे एक चक्कर पूरा करने में, और दोनों लूप की दूरियां 20 एंगस्ट्रम। एक और अपने पॉइंट 3 पॉइंट लिख लिया। एक पॉइंट तो ये लिख लिया कि 3 प्रकार के इसमें अणु होते हैं, लिख दिया। दूसरा 20 एंगस्ट्रम वाला लिख दिया कि दोनों हेलिक्स के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रम। तीसरा पॉइंट लिखा आपने कि डीएनए जब अपना एक चक्कर पूरा करता है तो पूरे चक्कर को पूरा करने में या कंप्लीट करने में 34 एंगस्ट्रम की दूरियां लगती हैं। चौथा पॉइंट आपने लिखा कि ये जो नाइट्रोजनी बेस, ये जो डंडे होते हैं, एक डंडे से दूसरे डंडे के बीच की दूरी मैंने यहां दर्शा रखी है, यहां पे लिख लीजिए, ये होती है 34 एंगस्ट्रम। आप कहेंगे सर कैसे याद करें इतना छोटा छोटा पॉइंट? तो भैया एक 20 है, ये 34 है, और 34 के बीच में एक 3 के बीच में एक दशमलव लगा दीजिए, तो एक से दूसरे डंडे के बीच की दूरी भी याद हो गई। अर्थात 3.4 एंगस्ट्रम, यहां 34 एंगस्ट्रम। क्लियर हो रहा बात? अब आप समझिए कितना पॉइंट हुआ? 1, 2, 3, 4 पॉइंट हुआ। एक और पॉइंट बढ़ा लीजिए कि अगर हम इसके बीच में से एक एक्सिस खींचें, तो एक्सिस से इधर की दूरी मैंने कहीं दिखाई है, ये रही दूरी। एक्सिस से ये वाला एक्सिस, ये समझिए, यहां से लेके यहां तक बीच की दूरी 10 एंगस्ट्रम, और इधर भी एक्सिस से इधर की दूरी 10 एंगस्ट्रम। अर्थात मेन एक्सिस से दोनों तरफ की दूरियां 10 एंगस्ट्रम होती हैं। तभी तो बाबू यहां कितना एंगस्ट्रम? टोटल 20 एंगस्ट्रम। और 5वां पॉइंट भी क्लियर हुआ। छठा पॉइंट आप लिखेंगे कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं बाबू। कौन कौन से? प्यूरीन और पिरिमिडीन। और एक और पॉइंट बढ़ा सकते हैं उसमें, क्या कि जब भी एडेनिन जुड़ता है तो थायमिन से जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बंध द्वारा, और साइटोसिन जब भी जुड़ता है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बंध द्वारा किससे जुड़ता है? ग्वानिन से जुड़ता है। बातें क्लियर हो रही हैं? मैं आपको शॉर्ट वे में एकदम वो निचोड़ दे रहा हूं जो इतने बड़े पेज में आप माथा खपाते हैं। आपको इतना नहीं पढ़ना है, बस आपको इसके बारे में जान जाना, वही तो सब पेन डाउन करना, वही तो लिखना है आपके एग्जाम में। और आपने इतना लिख दिया तो 8 नंबर तो एकदम धड़ल्ले से आराम से मिल जाएगा। कोई जितना नंबर का है 6 से 8 नंबर का, उसमें से एक भी नंबर माइनस नहीं होगा। बस इसको समझ लीजिए आप। बातें क्लियर हो रही? और लास्ट टॉपिक आप अप्लाई कर सकते हैं कि इन दोनों लूप में शर्करा और फास्फेट के अणु होते हैं, और एक अणु अगर 3 से स्टार्ट होता है तो दूसरा अणु 5 से स्टार्ट होता है, और नीचे जहां खत्म होता है 3 जहां से शुरू हुआ है इसी के अपोजिट 5 इंड पे जाके खत्म होता है, और जो 5 इंड से चालू हुआ है वो 3 इंड पे जाके खत्म होता है। और ये इंड है शर्करा फास्फेट के अणु। इंड का मतलब होता है 3 के ऊपर ऐसे डैश लगा दिया जाता है तो इसको इंड सिंबल माना जाता है। 5 के ऊपर ऐसे डैश लगा जाता है तो इंड सिंबल माना जाता है। 5 इंड और 3 इंड। अगर यहां पे आपने हेलिक्स मॉडल में 3 दिखाया है तो इसका डंडा जहां खत्म हो रहा है वहां आप 5 दिखाएंगे, और यहां अगर 5 से स्टार्ट किए हैं तो यहां 3 दिखाएंगे।
बातें क्लियर हुई? 6 से 7 पॉइंट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है जो मैंने आपको आसानी से समझाया। आप केयर करके एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा। एग्जाम में 100% तय है। अगर ऐसी पॉइंट आती है तो एकदम बेहतरीन ढंग से पेन डाउन करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं, अपनी ऊर्जा को वंस अगेन वापस ला सकते हैं और टॉप कर सकते हैं। तो बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर कंसंट्रेट होइए और खूब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बेस्ट करिए, बेस्ट तरीके से रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बेस्ट ऑफ लक।